हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होगा? व्हेन ड्यूरिंग द मोशन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो इफ अ पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन whose initial velocity is u vector and velocity of particle after time t is v vector and displacement caused by particle during this time interval is s vector। तो अपन ने बोला था velocity of particle after time t when particle is moving with uniform acceleration क्या आया था? v vector equal to u vector plus a vector t। displacement caused by particle in t second s vector equal to u vector t plus half a vector t square and velocity after traveling displacement s v vector dot v vector equal to u vector dot u vector plus 2a vector dot s vector। ये आया था। ध्यान रखिएगा इन तीनों इक्वेशंस को अपन क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन। इन तीनों इक्वेशन को अपन क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन कब एप्लीकेबल है? दीज थ्री इक्वेशन आर एप्लीकेबल ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ये तीनों के तीनों इक्वेशन तभी एप्लीकेबल होंगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो आप v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर t अप्लाई नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा ये इक्वेशन आए तब है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और यहाँ एक्सेलरेशन का मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। तो ड्यूरिंग द मोशन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी अपन इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। मींस अगर आपको आफ्टर t सेकंड वेलोसिटी बतानी है तभी जाकर अपन v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर t अप्लाई कर सकते हैं। आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है आफ्टर t सेकंड। तो s वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर t प्लस हाफ a वेक्टर t स्क्वायर और आपको वेलोसिटी बतानी है आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्प्लेसमेंट s। तो v वेक्टर डॉट u वेक्टर प्लस 2a वेक्टर डॉट s वेक्टर। ये तीनों इक्वेशन केवल कब अप्लाई होगी? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, चाहे वो 1D मोशन है, चाहे वो 2D मोशन है, चाहे कोई सा भी हो, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये तीनों इक्वेशन अप्लाई हो सकती है। लेकिन अभी हाल फिलहाल अपन क्या स्टडी कर रहे हैं? 1D मोशन। तो 1 डायमेंशनल मोशन में अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो भैया एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो चाहे 1D हो, चाहे 2D हो, 3D हो, ये तीनों की तीनों इक्वेशंस एप्लीकेबल होगी। ये तीनों की तीनों इक्वेशंस एप्लीकेबल होगी। दुनिया तो इन तीनों को ही न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन बोलती है, लेकिन मैंने एक और इक्वेशन को इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर रखा है जिसको मैं बोलता हूं फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको सेकंड, इसको थर्ड, और मैं इसके अंदर एक और इंक्लूड करता हूं जिसको मैं बोलता हूं फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। और वो क्या है? s वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस v वेक्टर अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम। आपको याद होगा आपने बोला था डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय पार्टिकल क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये वाली इक्वेशन हमेशा एप्लीकेबल होती है क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। लेकिन अगर ड्यूरिंग द मोशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इफ ड्यूरिंग द मोशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है, देन एवरेज वेलोसिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2। तो अगर वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है तो इसका एवरेज अपन इनिशियल और फाइनल का अर्थमेटिक मीन निकाल के कर सकते हैं। अर्थमेटिक मीन का मतलब दोनों को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। तो ये एवरेज u वेक्टर प्लस v वेक्टर अपॉन 2 तभी आता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और उससे ये इक्वेशन बन जाता है u वेक्टर प्लस v वेक्टर अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय t। दुनिया इसको
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोलती है, इसको सेकंड इक्वेशन, इसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलती है, और मैं इसको फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन बोलता हूं। ये इक्वेशन बहुत जबरदस्त इक्वेशन है। अभी थोड़ी देर बाद अपन इन चारों इक्वेशंस के बारे में स्टडी करेंगे कि कब कौन सी इक्वेशन अप्लाई करनी होती है। आई थिंक ये आप सब 9th लेवल के अंदर, 9th स्टैंडर्ड के अंदर स्टडी कर आते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, पहली बात तो ये करते हैं जैसे कोई मोशन आता है इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करने लग जाते हैं। लेकिन रुको भैया, क्वेश्चन रीड आउट करो, क्वेश्चन से क्वेश्चन करो कि क्या वो क्वेश्चन कह रहा है कि ड्यूरिंग द मोशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तभी हम इन इक्वेशंस को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये इक्वेशंस अप्लाई नहीं होगी। ठीक है कि नहीं बात। अब फिर क्या होता है, लेट अस सपोज एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, आपको बोला जाता है ये चीज फाइंड आउट करो। तो बच्चे क्या करते हैं, कभी फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं, कभी सेकंड, कभी थर्ड। फर्स्ट से नहीं आता तो सेकंड लगाते हैं, सेकंड से नहीं आता तो थर्ड लगाते हैं, थर्ड लगा नहीं आता तो फर्स्ट लगाते हैं। वो कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी इक्वेशन अप्लाई करने से आंसर आएगा। तो अभी अपन थोड़ी देर बाद देख लेंगे कि आपको कब कौन सी इक्वेशन अप्लाई करनी है, जिसकी वजह से, जिसके थ्रू आप इजी वे में उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। तो अभी हाल फिलहाल में वन डायमेंशनल मोशन में आ जाता हूं। 1D मोशन में अगर 1D मोशन है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये इक्वेशंस तो अप्लाई होनी ही होनी है। लेकिन 1D में खास बात क्या है, वन डायमेंशनल मोशन में पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर चलेगा, और जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर चलेगा और उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन या तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा या उसके अपोजिट होगा। तो अगर आपको इन दोनों का वेक्टर सम करना है, इन दोनों का वेक्टर सम करके रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो सिंपल सी बात है, अगर u वेक्टर और a वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो अपन क्या कर लेंगे, u वेक्टर के डायरेक्शन में पॉजिटिव यूनिट वेक्टर ले लेंगे, तो ये भी प्लस में आ जाएगा और ये भी प्लस में आ जाएगा। मैं आपको याद दिला दूं, लेट अस सपोज u वेक्टर और a वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो अगर मैं इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले लेता हूं n के, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर, u वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो u, डायरेक्शन n के, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड a, डायरेक्शन n के p, तो v वेक्टर इक्वल टू क्या बन गया, u प्लस at, और n के को मैंने क्या कर लिया कॉमन, तो इसको सिंपल वे में अपन ऐसे राइट कर देते हैं, v इक्वल टू u प्लस at, वेक्टर अप्लाई नहीं करते और n के भी नहीं लिखते, सिंपल v इक्वल टू u प्लस at राइट कर देते हैं। इसका मतलब जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ये सिंपल ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर a वेक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ गया तो क्या होगा, v वेक्टर इक्वल टू u n के प्लस a वेक्टर क्या होगा, a तो इसका मैग्नीट्यूड माइनस n के, t n के कॉमन आ गया तो ये क्या बचा, u माइनस at, और ये n के कॉमन। आप चाहे तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको ऐसे भी राइट कर सकता हूं, u प्लस माइनस at n के, तो अगर v की वैल्यू बोलो तो क्या होगा, u प्लस माइनस at, सॉरी प्लस माइनस t। तो आप एक बात देखिएगा, जब ये इक्वेशन था, कब था, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और उसके अंदर हम देख रहे हैं कि ड्यूरिंग द मोशन पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, बोले तो वन डायमेंशनल मोशन है। तो वन डायमेंशनल मोशन में u और a की डायरेक्शन सेम होगी, अपोजिट सेम होगी तो ये आ जाएगा, और अपोजिट होगी तो ये आ जाएगा। अपोजिट होने का मतलब जो यूनिट वेक्टर आएगा, या यू बोलूं u वेक्टर की डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लूंगा, पॉजिटिव डायरेक्शन लूंगा, तो अपोजिट में a वेक्टर की डायरेक्शन को मेरे को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। तो ये n कैप का जो माइनस है वो मैंने यहां पर अप्लाई कर दिया। तो मैं सिंपल वे में बोल सकता हूं कि इफ पार्टिकल इज गोइंग अलोंग स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर t सेकंड क्या होगा, v इक्वल टू u प्लस माइनस at, v इक्वल टू u प्लस माइनस at। मैं u की डायरेक्शन को प्लस ले रहा हूं, तो अगर एक्सेलरेशन भी u की डायरेक्शन में आ गया तो प्लस, और अपोजिट में आ गया तो माइनस। गौर फरमाना ये वेक्टर क्वांटिटी है, इनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी। तो अपन एक्चुअल में डायरेक्शन लेने के लिए n कैप तो नहीं लिख रहे, लेकिन ये प्लस माइनस से डायरेक्शन को शो करेंगे, ये प्लस माइनस से डायरेक्शन को शो करेंगे। तो अगर मैंने ये वाली डायरेक्शन प्लस ले ली है तो ये वाली डायरेक्शन माइनस हो जाएगी। प्लस लेने का मतलब
इस वाले डायरेक्शन में प्लस यूनिट वेक्टर ले लिया तो इस वाले डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, नेगेटिव यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, अगर अपन ऐसे लिखते हैं v वेक्टर इक्वल टू u प्लस एटी एन के, वी वेक्टर इक्वल टू u माइनस एटी एन के, तो बहुत से बच्चे बेहोश हो जाते हैं तो अपन ये वेक्टर हटा देते हैं, ये एन के हटा देते हैं, सिंपल ऐसे लिख देते हैं। लेकिन इसका ये मीनिंग मत निकाल लेना कि ये स्केलर क्वांटिटी है। बच्चे सोचते हैं कि मैंने ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिख दिया है, एरो हटा दिया ना, तो बच्चे सोचते हैं ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। नहीं, यहाँ एरो अप्लाई नहीं हो रहा, फिर भी ये वेक्टर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा ना तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है। लेकिन यहाँ v की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। तो इफ u इज ग्रेटर देन 80 तो पॉजिटिव आएगा, इफ u लेस देन 80 तो क्या आएगा, नेगेटिव। अब इफ u ग्रेटर देन 80 तो v पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, v की डायरेक्शन भी u की डायरेक्शन में, बोले तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, जिस भी डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव लिया है। और अगर if v लेस देन 80 तो सॉरी u लेस देन 80, u की वैल्यू 80 से कम है तो ये चीज नेगेटिव आएगी। तो v की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव होगा। फिर माइनस क्या बताएगा कि माइनस ये बताएगा कि वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन के क्या है, अपोजिट है। तो मीनिंग क्या है कि ये इक्वेशन चाहे वेक्टर अप्लाई नहीं कर रखे तो भी वेक्टर इक्वेशन है, क्योंकि इससे वेलोसिटी आफ्टर टाइम t मैग्नीट्यूड में भी आएगा और डायरेक्शन में भी आएगा। लेट अस उसको सोल्व किया, -10 मीटर पर सेकंड आया, तो माइनस तो ये बताएगा कि वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन के अपोजिट है, और मैग्नीट्यूड कितना होगा उसका, 10 मीटर पर सेकंड। तो अब मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता, मैं सिंपल काम करता हूं, मैं सिंपल वे में राइट करता हूं। तो आपने एक बात देख लिया कि वन डायमेंशनल मोशन में, 1D मोशन में अगर पार्टिकल मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है, और ड्यूरिंग द मोशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो चाहे 1D हो, 2D हो, 3D हो, ये तीनों एप्लीकेबल है, अरे ये चारों ही एप्लीकेबल है। लेकिन पर्टिकुलर 1D मोशन में क्या होगा, पर्टिकुलर 1D मोशन में क्या होगा, क्या होगा, u वेक्टर और a वेक्टर या तो सेम डायरेक्शन में होंगे या अपोजिट। तो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं क्या करता हूं, u वेक्टर की डायरेक्शन को प्लस ले लेता हूं तो v वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, u प्लस n कैप, u प्लस n कैप प्लस a वेक्टर क्या आएगा, a अगर a का डायरेक्शन u की डायरेक्शन में है तो प्लस n कैप, और अपोजिट में तो क्या आएगा, माइनस n कैप। तो यहाँ n कैप प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। तो n कैप का प्लस माइनस मैंने यहाँ ले लिया t, और ये n कैप क्या आ गया, कॉमन। अब मैंने n कैप भी नहीं लिखा और सिंपल इसको लिख दिया v इक्वल टू u प्लस माइनस 80। ये इक्वेशन अभी भी वेक्टर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ v की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। पॉजिटिव आने का मतलब v की डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी, और नेगेटिव आने का मतलब v की डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी, पॉजिटिव के अपोजिट होगी। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, s क्या होगा, u वेक्टर, वेक्टर क्या है तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन। जनरली मेरी हैबिट ये है कि इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन को मैं प्लस लेता हूं, तो मेरी हैबिट है, ऐसा कोई दोस्त नहीं कि आप u की डायरेक्शन को प्लस ले, आप u की डायरेक्शन को माइनस भी ले सकते हैं, चॉइसेस यूवर्स, कोई तकलीफ नहीं है, आंसर सही आएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या करा, u की डायरेक्शन को प्लस लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, u n कैप मल्टीप्लाई बाय t, n कैप नहीं लिख रहा मैं, प्लस हाफ a वेक्टर, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो a, लेकिन a वेक्टर की डायरेक्शन u की डायरेक्शन में भी हो सकती है और उसके अपोजिट भी हो सकती है। तो क्या आएगा, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो a हो गया, अगर a का डायरेक्शन u की डायरेक्शन में तो प्लस n कैप, अपोजिट है तो माइनस n कैप, तो n कैप का प्लस माइनस मैंने यहाँ लगा दिया t स्क्वायर, और n कैप कॉमन लेके उसको हटा दिया, यहाँ का n कैप, यहाँ का n कैप कॉमन लेके हटा दिया। आप चाहे तो लिख सकते हैं s वेक्टर इक्वल टू ये और n कैप, लेकिन ऐसा लिखने में थोड़े से बच्चों को तकलीफ आती है, देखने में कोई इक्वेशन टिपिकल लगती है, तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई करने का मेथड। v वेक्टर डॉट v वेक्टर तो हमेशा v स्क्वायर होगा, इक्वल टू u वेक्टर डॉट u वेक्टर u स्क्वायर होगा, प्लस 2a वेक्टर डॉट s वेक्टर।
अगेन 1D मोशन में एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट या तो सेम डायरेक्शन में होंगे या उसके अपोजिट होंगे। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन को प्लस लेता हूं तो एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में आएगा तो प्लस है और अपोजिट आएगा तो माइनस है। ठीक है कि नहीं, ये बात क्लियर। और अगर डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव डायरेक्शन में तो प्लस में और अपोजिट में तो माइनस में है। क्यों? क्योंकि अपने वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया, तो अगर इस डायरेक्शन में है यू और ए और एस तो दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे और इसके अपोजिट होंगे तो दोनों किस में आ जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे। ठीक है। और एस वेक्टर इक्वल टू क्या था, यू वेक्टर प्लस वी वेक्टर अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय टी। तो अगर दोनों के v वेलोसिटी आफ्टर टाइम t u की डायरेक्शन में तो प्लस आ जाएगा और उसके अपोजिट है तो माइनस आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय t। ठीक है, क्योंकि ये u वेक्टर प्लस v वेक्टर है तो हो सकता है आफ्टर t सेकंड वेलोसिटी u की डायरेक्शन में है तो ये प्लस आ जाएगा, अपोजिट होगा तो माइनस आ जाएगा। ये मेरे पास 4 इक्वेशन हो गई। तो जैसे मैंने आपको बोला कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन कब तभी एप्लीकेबल होगी जब ड्यूरिंग द मोशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, आप पहले अच्छे से रीड आउट कर लो क्वेश्चन को कि क्या ड्यूरिंग द मोशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी हम जाके इन इक्वेशंस को यूज करेंगे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तब क्या करेंगे उसके लिए बाद में पढ़ेंगे। अभी हाल फिलहाल तो अपन ये देखेंगे अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम इनको स्टडी करेंगे। अगर आप इन तीनों इक्वेशंस की बात करें तो इन तीनों इक्वेशन में इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तीनों में आ रहा है। अगर हम इन तीनों इक्वेशन को ढंग से देखते हैं तो इन तीनों इक्वेशन में इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तो तीनों में आ रहा है। फर्स्ट इक्वेशन में क्या स्पेशल आ रहा है, v और t। बाकी दोनों इक्वेशन में v और t नहीं आएंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन में v और t आएंगे। तो इसका मतलब अगर आपको v और t में डिस्कस करना है, v और t में बात करनी है तो अपन कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, फर्स्ट। v और t में बात करने का मतलब क्या है, आपको बोला गया अ पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड। तो आपको क्या दे रखा है, फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड। तो आपको टाइम दे दिया गया कि 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी बताओ। तो t दे रखा है, v पूछ रहा है, या यूं बोलो कि पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो बताइए इसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड होने में कितना टाइम लगेगा। तो आपको वेलोसिटी दे दिया, अब आपको बताना है कि इसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड होने में कितना टाइम लगेगा। तो आपने क्वेश्चन रीड आउट किया और क्वेश्चन में पहली बात पढ़ा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने के बाद आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको बोला गया कि भैया t सेकंड के बाद वेलोसिटी बताओ या इस वेलोसिटी होने में कितना टाइम लगेगा। तो आपको क्या इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, फर्स्ट। तो जब भी v और t में डिस्कस करना हो तो क्या यूज करनी पड़ेगी, फर्स्ट। v और t में डिस्कस करने का मतलब आपको टाइम दे दिया, वेलोसिटी पूछ रहा है, वेलोसिटी दे दिया कि ये वेलोसिटी होने में कितना टाइम लगेगा, तो v दे दिया, t पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट अप्लाई करेंगे। सेकंड में अगर आप खास बात देखेंगे तो u रे तो तीनों में ही। सेकंड में खास बात क्या है, s और t। तो s और t खास बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब अपन को s और t में डिस्कस करना होगा तो अब अपन कौन सी यूज करेंगे, फर्स्ट। s t में डिस्कस करने का मतलब आपसे बोला वही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है। बताइए आफ्टर 10 सेकंड डिस्प्लेसमेंट कवर बाय पार्टिकल, 10 सेकंड के अंदर पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा। वो यूं भी बोल सकता है, बताओ आफ्टर 10 सेकंड, आफ्टर 10 सेकंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल। अरे डिस्प्लेसमेंट एक तरह से क्या है, पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट क्या आता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट। आ रही है बात समझ में। तो भैया लोगों, वो आपसे यूं भी बोल सकता है 10 सेकंड के बाद बताओ वो कहां पर होगा, पोजीशन का मतलब कहां पर होगा। तो कहां पर होगा बोले तो उसकी पोजीशन बतानी है, बोले तो क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट। अभी यहां था तो अगर मैं यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल लूंगा तो मैं इसको इसकी पोजीशन पता लग जाएगी। तो अगर वो ये बोलता है कि 10 सेकंड के बाद बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है, कहां पर होगा, उसकी पोजीशन बताओ, तो आपको t दे रखा है, s पूछ रहा है, या वो ये बोलता है कि इसको 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट करने में कितना टाइम लगेगा। तो t दे दे, s पूछ रहा है, s दे दे, t पूछ रहा है। तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, सेकंड।
अगर आप थर्ड इक्वेशन की बात करेंगे तो इसमें स्पेशल क्या है, v और s। इसमें स्पेशल क्या चीज है, v और s। तो अगर आपको v और s में डिस्कस करना है, एक दे रखा है दूसरा पूछ रहा है, तो आप कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, थर्ड। मींस जब ये 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लेगा तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो आपको बोल दिया कि डिस्प्लेसमेंट इतना है, तो बताओ वेलोसिटी कितनी होगी। या जो वो बोलेगा व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम 100 मीटर पर सेकेंड डिस्प्लेसमेंट कवर बाय पार्टिकल, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर बाय पार्टिकल। तो v दे रखा है, s पूछ रखा है, तो जब v और s में बात करनी हो तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन। तो ये तीनों इक्वेशन 9th क्लास का जो बच्चा पास आउट कर लेता है उसको पता होती है, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट को ये पता होता है कि ये कब अप्लाई करनी है। तो कम से कम मेरे स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि ये इक्वेशंस कब अप्लाई करनी है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब उनमें से बहुतों को पता लग गया कि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है तो हमको ये अप्लाई करनी है, लेकिन इनमें कौन सी वाली अप्लाई करनी है। वैसे तो अपन हिट एंड ट्रायल करके पहले से आंसर नहीं आया, दूसरे से आंसर नहीं आया, तीसरे से आंसर तो निकल जाता है, लेकिन टाइम भी तो खराब हो जाता है। टाइम तो बहुत वैल्यूएबल है, टाइम इज मनी, टाइम ही सब कुछ है। तो अपन को अगर पता करना है, फटाफट निकालना है, तो अपन क्वेश्चन रीड आउट करेंगे। और मेरा हमेशा मानना होता है क्वेश्चन से क्वेश्चन करना चाहिए कि उसने क्या दे रखा है, क्या पूछ रहा है। और कभी बहुत सी बार बच्चे बोलते हैं कि सर हमको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते, क्वेश्चंस नहीं निकलते, तो मैं हमेशा बोलता हूं या तो आपको हिंदी नहीं आती या आपको इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आप करोगे क्या। और क्वेश्चन समझने के लिए आपको लैंग्वेज पे कमांड होना जरूरी है, लेकिन बहुत सी बार क्या होता है क्वेश्चन की लैंग्वेज टिपिकल होती है। तो मेरा फिर हमेशा बोलना होता है कि आपने क्वेश्चन रीड आउट किया, समझ में नहीं आया, फिर रीड आउट किया, समझ में नहीं आया, तो अब आप क्या करो, उस न्यूमेरिकल की एक एक वर्ड को चबा चबा के पढ़ो। पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इस तरह से धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको अपना उसकी लैंग्वेज समझ में आएगी, उसकी लैंग्वेज समझ में आएगी। तो क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, एक बार समझ में नहीं आता, दो बार नहीं आता, 3 बार। टाइम लगता है क्योंकि थोड़ी सी लैंग्वेज टिपिकल होती है, लेकिन एक बार आपको लैंग्वेज न्यूमेरिकल के समझ में आने लग गई ना, बाद में न्यूमेरिकल सोल्व करना बहुत इजी हो जाता है। शुरू में न्यूमेरिकल करना बहुत टफ होता है, एक न्यूमेरिकल में आधा घंटा, 1 घंटा लग जाता है, लेकिन बाद में जब आपने थोड़ी प्रैक्टिस कर ली, थोड़ा दिमाग लगा लिया, थोड़ी लेबर कर ली, तो न्यूमेरिकल फिर 1 मिनट के अंदर फिनिश होते हैं। 1 मिनट भी नहीं लगता, 30 सेकंड 10 सेकंड में न्यूमेरिकल खत्म हो जाता है बहुत सी बार। तो जब भी न्यूमेरिकल आपको सोल्व करना है तो क्वेश्चन से क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्या दे रखा है, क्या पूछना है। तो गिवन क्वांटिटी लिख दो, अननोन क्वांटिटी लिख दो, फिर देखो गिवन और अननोन के बीच में क्या रिलेशन है, या कौन सा फॉर्मूला या कौन सी इक्वेशन या कौन सा लॉ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो हर इक्वेशन, हर लॉ, हर फॉर्मूले की कंडीशंस होती है, उनकी कंडीशंस भी पता होनी चाहिए कि कब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, कब ये लॉ एप्लीकेबल है, या ये लॉ क्या मेरे को देता है, ये इक्वेशंस कब एप्लीकेबल है, वो कंडीशंस पता होनी चाहिए। तो वो कंडीशंस पता होगी तभी जाकर आप करेक्ट फॉर्मूला, करेक्ट लॉ अप्लाई कर पाएंगे। तो जब अपन थ्योरी पढ़ाते हैं तो उसमें बार बार यही बोलेंगे कि ये चीज तभी एप्लीकेबल है, तो वो माइंड में रहनी चाहिए, वो नहीं रहेगी तो आप फिर आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन, ये चारों इक्वेशन ऑफ मोशन तभी लगती है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। बच्चे ने पढ़ा और पता लगा एक्सेलरेशन तो चेंज हो रहा है, फिर वो ये लगा रहा है, तो आंसर तो गलत आएगा ना भैया, गलत आएगा इसी। तो इसकी कंडीशन क्या है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एक्चुअल इक्वेशन तो ये, एक्चुअल इक्वेशन ये, लेकिन वन डायमेंशनल मोशन में यू और ए का डायरेक्शन सेम होता है या अपोजिट होता है। तो इन दोनों के वेक्टर्स हमको हमने सिंपल u प्लस माइनस एटी लिख दिया, इसको हमने सिंपल ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिख दिया, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हो गया। इसमें भी जनरली 99% हम लोग ये बोलते हैं u और a का डायरेक्शन सेम होता है। तो u और a का डायरेक्शन सेम होता है तो हम डायरेक्ट v इक्वल टू u प्लस एटी बोल देते हैं, लेकिन कभी कभी u और a का डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकता है। तो मैं थोड़ा और जनरल बढ़ा रहा हूं कि अपोजिट हो जाए तो क्या लगाना है भैया, माइनस लगाना है। अब पता लगा एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, आप कौन सी इक्वेशन अप्लाई करनी है। तो अगर आपको t दे रखा है, v पूछ रखा है तो फर्स्ट, या v दे रखा है, t पूछ रहा है तो फर्स्ट। s और t में डिस्कस करना है तो सेकंड, t दे रखा है, s पूछ रहा है, s दे रखा है,
टी पूछ रहा है तो सेकंड, वी दे रखा है, एस पूछ रखा है, एस दे रखा है, वी पूछ रहा है तो थर्ड। ठीक है, तो इस इक्वेशन की खास बात है इसमें वी और टी है, इसकी खास बात है इसमें एस और टी है, इसकी खास बात है इसमें वी और एस है। और अगर मेरी इस इक्वेशन की खास बात करोगे तो इसमें एस भी है, वी भी है और टी भी है। इस वाली में तो केवल ये दोनों है, इस वाली इक्वेशन में केवल ये दोनों है, इस वाली इक्वेशन में ये दोनों है और इसमें ये तीनों है। तो बहुत सी बार जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और इन तीनों इक्वेशन को अप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1 पेज 1.5 पेज का हो जाता है और इतनी मेहनत तो कोई बच्चा करता नहीं और बोलता है आंसर नहीं आता। तो भैया लोगों, बहुत सी बार जब क्वेश्चन बहुत टफ आ जाता, मतलब टफ इन द सेंस जब आपको ये तीनों इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ जाती है तो वो इस इक्वेशन की लेंथ इंक्रीज हो जाती है, लंबा हो जाता है। तो उस क्वेश्चन में आप इस चीज को अप्लाई करेंगे ना, क्योंकि इसमें तीनों है, इसमें तीनों है, तो इसको अप्लाई करते हैं वो 1.5 पेज का क्वेश्चन 4 या 5 लाइन में खत्म हो जाता है। तो इसलिए मैं इसको बोलता हूं फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वापस रिपीट कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन कब लगेगी? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, जब अपन को v और t में बात करनी तो फर्स्ट, एस टी में बात करनी है तो सेकंड, और v और s में बात करनी है तो थर्ड, और तीनों में एक साथ बात करनी है तो फोर्थ। ठीक है कि नहीं बात? हम अब इन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड आउट करेंगे बाय कैलकुलस मेथड। बाय कैलकुलस मेथड हम लोगों ने इन इक्वेशन को सिंपल मैथमेटिक्स के डेफिनेशंस के थ्रू इनको फाइंड आउट किया था, मैथमेटिकली इक्वेशंस अप्लाई करके, फॉर्मूले अप्लाई करके। लेकिन अब मैं इन्हीं तीनों इक्वेशंस को कैलकुलस मेथड बोले तो बाय इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मेथड से मैं इनको वापस फाइंड आउट करता हूं। तो अपन बात करते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। और मैं आपको चलो एक बात और बता दूं, बहुत सी बार हम लोगों को समझ में नहीं आता कि कौन सी इक्वेशंस अप्लाई करनी है, कौन सी इक्वेशन अप्लाई करनी है या कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो जब कुछ भी समझ में नहीं आता ना कि क्या अप्लाई करना है, तो भैया कैलकुलस मेथड सबसे बेस्ट मेथड है। उस मेथड से अपने आप इक्वेशन बन जाती है, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन के लिए हो, चाहे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हो, या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हो। यूनिफॉर्म मोशन में तो अपन ने पर्टिकुलर इक्वेशन देख ली, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में भी हमने पास इक्वेशन आ गया, v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2x। लेकिन जब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखेंगे तो वहां कोई एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि वहां एक्सेलरेशन इनफाइनाइट वे में टाइम के साथ चेंज हो सकता है, तो वहां कोई डेफिनेट इक्वेशन नहीं होगा। तो वहां तो हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मेथड ही यूज करेंगे। लेकिन मैं तो बोलता हूं वहां तो अपन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मेथड यूज करेंगे। और यहां पर भी अगर आपको कंफ्यूजन आ जाए कि यार v इक्वल टू u प्लस at था कि at स्क्वायर था, कंफ्यूजन आ जाए तो आप क्या करेंगे, कैलकुलस मेथड अप्लाई कर लेंगे, अपने आप आपके पास रिलेशन आ जाएगा। तो अपन बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड, बाय कैलकुलस मेथड। एक बात है कि इक्वेशन ऑफ मोशन कब लगेगी, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, बोले तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए एप्लीकेबल होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ही एप्लीकेबल। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो dv इक्वल टू क्या हो गया भैया, क्या हो गया भैया, adt। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दिया। इधर इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, t के रेस्पेक्ट में, इधर इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, v के रेस्पेक्ट में। तो इधर लिमिट्स किसकी लगेगी, t की, इधर लिमिट्स किसकी लगेगी, v की, बोले तो वेलोसिटी की।
तो आपने बोला था एट टी इक्वल टू 0 वेलोसिटी कितना है u, आफ्टर टाइम t वेलोसिटी कितना हो गया v। तो t की वैल्यू कहां से कहां तक बदल गई, 0 से लेकर t तक। तो जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी कितनी होगी u, ध्यान रखना इस v की जो लिमिट होगी वो इस टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग होगी। तो इधर लोअर लिमिट 0 है, बोले तो जब टाइम 0 है तो अपन को वेलोसिटी देखनी पड़ेगी कितनी थी v, और जब टाइम t हो गया तो वेलोसिटी कितना हो गया v। dv को इंटीग्रेट करेंगे v आएगा u से लेकर v तक, 0 टू t a dt। अब आपको a को t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, a को t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। जब मैंने आपको एक्सेलरेशन टीच किया था, आप देखिएगा जब मैंने एक्सेलरेशन टीच किया था तब मैंने इस इंटीग्रेशन को वहां सॉल्व नहीं किया था, बस वहां लिख दिया था कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्यों नहीं किया था वहां पर, क्योंकि वहां मेरे को नहीं पता था कि एक्सेलरेशन टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है। लेकिन आज मैं एक पर्टिकुलर केस स्टडी कर रहा हूं व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो मेरे को ये पता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बोले तो एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, ड्यूरिंग द मोशन हर इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, बोले तो एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन नहीं है, बोले तो एक्सेलरेशन टाइम के हिसाब से कांस्टेंट है। तो जब एक्सेलरेशन टाइम के हिसाब से कांस्टेंट है तो कांस्टेंट क्वांटिटी को हम इंटीग्रेशन के क्या कर लेते हैं, बाहर लेते हैं। तो ये बाहर केवल इसलिए लिया है कि ड्यूरिंग द मोशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर ये एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा होता, लेट अस सपोज a इक्वल टू टी स्क्वायर होता, t इक्वल टू 1 सेकंड पर एक्सेलरेशन 1 होता, t इक्वल टू 2 सेकंड पर एक्सेलरेशन 4 होता, t इक्वल टू 3 पर एक्सेलरेशन कितना होता, 9 होता। तो अगर एक्सेलरेशन t के साथ चेंज हो रहा होता तो मैं इस एक्सेलरेशन को बाहर नहीं ले सकता था, फिर एक्सेलरेशन को मेरे को किसके फॉर्म में लिखना पड़ता, t के फॉर्म में लिखना पड़ता। तो ये बाहर तभी आया है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इसका मतलब अब जो भी स्टेप्स आएगी वो किसके लिए एप्लीकेबल होगी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए एप्लीकेबल होगी। ठीक है, v को रिप्लेस कर देंगे बाय अपर लिमिट माइनस v को रिप्लेस कर लेंगे बाय लोअर लिमिट। इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा, t लिमिट लग गया 0 से लेकर t तक, v माइनस u इक्वल टू a, t को रिप्लेस कर देंगे बाय अपर लिमिट माइनस t को रिप्लेस कर देंगे बाय लोअर लिमिट। तो ये क्या बन गया, v इक्वल टू u प्लस at। क्या बन गया, v इक्वल टू u प्लस at। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन ये कब आया, जब एक्सेलरेशन क्या था, कांस्टेंट था, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। एक चीज मैं आपको बताऊं, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं वेलोसिटी आता है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं एक्सेलरेशन आता है। तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर दो, वेलोसिटी आ गया, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर दिया, वेलोसिटी आ गया। तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर देंगे, क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो v इक्वल टू क्या होता है, ds बाय dt। तो ds इक्वल टू क्या हो गया भैया, क्या हो गया, v dt। v इक्वल टू ds बाय dt, तो ds इक्वल टू v dt। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ आपने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, इधर इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में हो रहा है, इधर s के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो इधर लिमिट तो t की लगेगी और इधर लिमिट s की लगेगी। यहाँ t की लिमिट कैसे लगेगी, t कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, 0 से लेकर t तक। ये t तो 0 से लेकर t तक चेंज हो रहा है, लेकिन इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट की लिमिट लगेगी। t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहाँ था और यहीं से आपने डिस्प्लेसमेंट काउंट करना स्टार्ट किया था। बोले तो यहीं से मैंने देखा टाइम काउंट करना, तो जहां से मैं देखूंगा वहां पर तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। तो ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है। तो पार्टिकल यहां से मैंने इसको देखना शुरू किया, उसी को मैंने रेफरेंस पॉइंट ले लिया। तो ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ 0 है, और जब यहां पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, s। ds को इंटीग्रेट करेंगे, क्या आ जाएगा, s, 0 से लेकर s तक। v को t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो फिर 99% बच्चे क्या कर लेंगे, v को बाहर ले लेंगे। नहीं भैया, नहीं भैया, ये वेलोसिटी v को t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो चेक करो क्या वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है। हाँ भैया, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी कंटिन्यूअसली
टाइम के साथ चेंज हो रही है और एक कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है, तो v t के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी टाइम के साथ कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, तो मैं इस v को इंटीग्रेशन के बाहर नहीं ले सकता। अब मैं v को इंटीग्रेशन के बाहर नहीं ले सकता, तो v को किसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा, t के फॉर्म में। तो क्या मेरे पास v और t में कोई रिलेशन है क्या? हाँ है, ये रहा। तो मैं v को किसके फॉर्म में लिख दूंगा, t के फॉर्म में, 0 to t u plus at dt, s की जगह अपर लिमिट, s को रिप्लेस कर देंगे बाय अपर लिमिट, माइनस s को रिप्लेस कर देंगे बाय लोअर लिमिट। ये दोनों के बीच में प्लस है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए कौन सा मेथड यूज कर लें, सेपरेशन मेथड, 0 to t u dt प्लस 0 to t a t dt। तो s इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब टाइम की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर वेलोसिटी है, तो टाइम की एक पर्टिकुलर वैल्यू बोले तो t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी फिक्स है क्योंकि ये t की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर है, ठीक है ना। तो u तो फिक्स हो गया, बाहर आ गया, अंदर की लेवल क्या रह गया, dt 0 to t। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है बोले तो ड्यूरिंग द मोशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो इस एक्सेलरेशन को इंटीग्रेशन की क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं, t dt। तो s इक्वल टू क्या होगा, u इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा, t 0 to t प्लस a इंटीग्रेशन ऑफ t विद रेस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा भैया, t स्क्वायर अपॉन 2 0 to t। इसका इंटीग्रेशन तो आना ही चाहिए आपको, याद दिला दूं, x पावर n का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो अगर यहाँ केवल x होता बोले तो x पावर 1 होता, तो ये 1 और यहाँ पर भी 1 हो जाता, तो t की पावर कितनी है 1, तो t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है। s इक्वल टू u, t को रिप्लेस कर देंगे बाय अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, a वैल्यू ऑफ फंक्शन एट अपर लिमिट t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वैल्यू ऑफ फंक्शन एट लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, तो हाफ at स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, लेकिन ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी कब आई है, जब अपन ने एक्सेलरेशन को क्या लिया है, कांस्टेंट लिया है, और इस इक्वेशन को अप्लाई किया। ये इक्वेशन भी तभी लगी है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब ये तभी लगेगा व्हेन ड्यूरिंग द मोशन एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब एक चीज देखिएगा, एक्सेलरेशन a इक्वल टू क्या होता है, dv बाय dt। आप परमिशन दें तो मैं क्या इसको ds से मल्टीप्लाई कर दूं, ds से डिवाइड कर दूं, कोई तकलीफ हो तो फरमा दो। ds से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो a इक्वल टू क्या हो गया, dv बाय ds इंटू ds बाय dt, हो गया, इधर उधर कर दिया। ds बाय dt किसके इक्वल हो गया, अरे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो a इक्वल टू क्या हो गया, ये v हो गया, तो v dv बाय ds। तो ये एक और जबरदस्त फॉर्मूला आ गया, एक्सेलरेशन a इक्वल टू v dv बाय ds। तो यहां वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, और एक्सेलरेशन की इस वाले फॉर्मूले में वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, a इक्वल टू v dv बाय dt भी होता है और a इक्वल टू v dv बाय ds भी होता है। तो भैया लोगों क्या करें, v dv इक्वल टू क्या राइट आउट करते हैं, a ds, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, v dv इक्वल टू इंटीग्रेशन a ds, क्लियर। लिमिट लगा दे, इधर लिमिट किसकी लगेगी, v की, इधर किसकी लगेगी, s की। यहां से अपने डिस्प्लेसमेंट देखना शुरू किया था, तो इनिशियल पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0, तो यहां पर वेलोसिटी कितनी थी, u, डिस्प्लेसमेंट s के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई, v को इंटीग्रेट करेंगे v के रेस्पेक्ट में, तो v को इंटीग्रेट करेंगे v के रेस्पेक्ट में, तो कितना आएगा, v स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट लग जाएगा u से लेकर v तक। a कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है क्योंकि अपन डिस्कस ही किसको करें, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ड्यूरिंग द मोशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो आप यहां पर आ जाए
चाहे यहाँ पर आ जाए चाहे यहाँ पर बोले, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो, हर जगह पर एक्सेलरेशन क्या रहेगा, सेम। एक्सेलरेशन है तो टाइम के साथ चेंज होना है, डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो a s के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, a s के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, तो a बाहर आ गया, अंदर केवल क्या रह गया, ds, लिमिट लग गया 0 से लेकर s तक। अब अपन क्या करेंगे, इस v को रिप्लेस कर देंगे बाय अपर लिमिट, माइनस इस v को रिप्लेस कर देंगे बाय लोअर लिमिट। इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या होगा, s डायरेक्ट लिख दो, s की जगह अपर लिमिट माइनस s की जगह लोअर लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा, as इधर 2 एलसीएम ले लें, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेज दें, तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, u स्क्वायर प्लस 2as। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। लेकिन ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन कब आए, जब एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, जब ड्यूरिंग द मोशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी अपन क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। हमको अगर v और t में बात करनी है तो फर्स्ट, s t में बात करनी है तो सेकंड, और v और s में बात करनी है तो थर्ड यूज करेंगे। क्लियर। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, मेरे को याद आया, एकदम क्लिक किया, जब अपन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर बोलते हैं तो बच्चों को ये s डिस्टेंस दिखता है, ये भैया डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो एक्चुअल में ये s डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है देखना। जब पार्टिकल सीधा सीधा चल रहा है, यहां से पार्टिकल यहां पर आ गया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से, यहां से पार्टिकल यहां गया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। लेकिन जब पार्टिकल C पर पहुंचकर वापस B पर आया है तो डिस्टेंस होगा लेंथ ऑफ पाथ, ये पूरी लेंथ डिस्टेंस होगी, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ध्यान रखना, ये S आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट, ये आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट, और ये देगा डिस्प्लेसमेंट इन t सेकंड। इन t सेकंड का मतलब 0 से लेकर t सेकंड, लेट अस सपोज t कितना है, 10 सेकंड। तो अगर आपने इस इक्वेशन में t इक्वल टू 10 सेकंड सब्स्टिट्यूट किया ना, तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट देगा 0 से लेकर 10 सेकंड के अंदर अंदर तक, t सेकंड, क्योंकि अपने डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां देखा, 0 से लेकर t सेकंड में देखा, तो ये आपको देगा, क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा इन t सेकंड। तो गौर फरमाना, जब आप A से B पर गए तो 5 सेकंड लगे, A से C पर पहुंचे तो 10 सेकंड लगे, और जब वापस यहां पर आए तो टोटल कितना हुआ, 15 सेकंड। तो जब आप इस इक्वेशन के अंदर 5 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट देगा इन 5 सेकंड। और मेरी किस्मत अच्छी कि पार्टिकल सीधा चल रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। तो इस केस के अंदर t इक्वल टू 5 सेकंड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम आएंगे, ठीक है ना। 10 सेकंड में वो क्या देगा मेरे को, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बोले तो लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट बोले तो लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो जब हम इस इक्वेशन में 10 सेकंड सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें वो क्या देगा, 0 से लेकर 10 सेकंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट। और चूंकि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चलता है तो यही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस आ जाएगा। बोले तो एक्चुअल में तो ये आएगा डिस्प्लेसमेंट, लेकिन पार्टिकल सीधा सीधा चल रहा है तो जितना डिस्प्लेसमेंट है उतना ही डिस्टेंस है। लेकिन जब इसी इक्वेशन के अंदर मैं t इक्वल टू 15 सेकंड सब्स्टिट्यूट करूंगा, 15 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो वो क्या देगा, 0 से लेकर 15 सेकंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट, तो वो क्या देगा, लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। बोले तो वो यहां से यहां तक की लेंथ देगा। तो अब की बार जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आएगा वो डिस्टेंस के इक्वल नहीं होगा। तो क्या होगा, जब तक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर सीधा सीधा आगे जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के इक्वल हो जाता है। तो बहुत सी बार अपन इस इक्वेशन के थ्रू डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि जब पार्टिकल सीधा जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ही क्या होता है, डिस्टेंस। लेकिन बच्चे ये समझ जाते हैं कि ये डिस्टेंस देता है, नहीं, ये डिस्टेंस नहीं देता,
इसने यहां से यहां तक की लेंथ नहीं दी है। अगर मैंने t इक्वल टू 15 सेकेंड वहां पर सब्स्टिट्यूट किया है तो उसने मेरे को यहां से यहां तक की लेंथ दी है। तो 99% क्वेश्चन में तो क्या होता है, पार्टिकल सीधा सीधा चलता है, लौट कर वापस नहीं आता। तो जब वो सीधा सीधा चलता है तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ही क्या हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है। दैट्स व्हाई अपन इस इक्वेशन से के थ्रू अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है तो अपन इसके थ्रू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन पार्टिकल चलते चलते अगर वापस लौट आ गया और लेट अस सपोज यहां आ गया और इसको यहां पर आने में लेट अस सपोज 12 सेकंड लगा है, तो जब आप इस इक्वेशन के अंदर 12 सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो क्या देगा, 0 से लेकर 12 तक का डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट को ये कोई मतलब नहीं कि वो किधर से किधर आया, उसको तो ये पता है कि ये मेरा इनिशियल है और 12 सेकंड के बाद यहां पर है, तो यहां से यहां तक की मेरे को लेंथ देगा, जबकि डिस्टेंस ये लेंथ होगी। तो अब की बार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होंगे। तो जब आप t इक्वल टू 12 सेकंड वहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा 0 to 12 सेकंड। तो एक्चुअल में ये s डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। लेकिन क्या होता है, जब सीधा चलता है ना तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस हो जाता है। तो बच्चे को लगता है कि ये डिस्टेंस देता है, नहीं, ये डिस्टेंस नहीं देता, ये डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है की बात। और कहां से कहां तक, 0 से लेकर t सेकंड के अंदर अंदर तक का। क्लियर। अब अपन बात करते हैं displacement covered by particle in nth second for uniformly एक्सेलरेटेड मोशन। अब अपन बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकंड। nth सेकंड का मतलब क्या है, दो तरह का क्वेश्चन आएगा। एक, अ पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है ना, अपन डिस्कस यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को ही करें। अ पार्टिकल इज ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल इन 10 सेकंड and find the displacement covered by particle in 10th second। एक बार तो आएगा in 10 सेकंड और एक बार आएगा in 10th सेकंड। तो जब 10th आ रहा है, पर्टिकुलर 10th आ रहा है, तो भैया उस पर्टिकुलर 10th सेकंड के अंदर अंदर में मेरे को डिस्प्लेसमेंट बताना है। इसका मतलब 10th सेकंड कब स्टार्ट होगा, जब 9 फिनिश होगा। तो जब 9 सेकंड फिनिश होगा और उस 9 सेकंड के फिनिश होने से 10 सेकंड जब फिनिश होगा, उस ड्यूरेशन के अंदर मेरे को डिस्प्लेसमेंट बताना। और इसके अंदर मेरे को कहां से कहां तक का बताना है, 0 से लेकर 10 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट बताना। यू समझिएगा, यू समझिएगा। अगेन पार्टिकल मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेट अस सपोज आफ्टर 10 सेकंड पार्टिकल यहां पर आ गया, आफ्टर 9 सेकंड पार्टिकल यहां पर आ गया। अब मेरे से पूछा गया, यहां से मैंने टाइम काउंट करना स्टार्ट किया था, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड। तो जब 10 सेकंड मेरे से पूछ रहा है तो मैं यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करूंगा। और ये वाली इक्वेशन मेरे को क्या देती है, डिस्प्लेसमेंट देती है इन t सेकंड। t सेकंड का मतलब 0 से लेकर t सेकंड। अब ये t कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है। तो अगर मेरे को 20 सेकंड में फाइंड आउट करना है कि 20 सेकंड के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो मैं जब t इक्वल टू 20 सेकंड वहां सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट देगा 0 से लेकर 20 सेकंड तक। लेकिन मेरे से क्वेश्चन ने पूछा फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड, और यू कैन से इन 20 सेकंड, इन 15 सेकंड, इन 12 सेकंड। तो भैया जब आपसे पूछा गया इन पर्टिकुलर 10 सेकंड, तो 10th बोले तो पर्टिकुलर 10वें सेकंड के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो 10 सेकंड कब स्टार्ट होगा, जब 9 फिनिश होगा। तो अगर मेरे को पर्टिकुलर 10 सेकंड के अंदर बताना है तो मेरे को यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट बताना है। अगर मेरे को पर्टिकुलर 15 सेकंड के अंदर
पर्टिकुलर 15 सेकंड के अंदर का डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो 15 सेकंड में तो ये डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन 15 बोले तो पर्टिकुलर 15 बोले तो जब 14 फिनिश हुआ और 14 फिनिश होकर 14.1 सेकंड, 14.2 सेकंड और जब 15 सेकंड हुआ तो 14 सेकंड के बाद से 15 सेकंड खत्म होने तक वो कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। तो जब आपको किसी पर्टिकुलर सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट बताना है तो अपन क्या करें, जैसे मेरे को 10 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट बताना है तो मेरे को क्या करना है, मेरे को ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। इस डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करने के लिए क्या करूं, मैं यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकालू, बोले तो 10 सेकंड के अंदर का डिस्प्लेसमेंट निकालू, वहां लिख दूंगा t=10, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। फिर क्या करूंगा, 9 सेकंड के अंदर का डिस्प्लेसमेंट निकालू, वहां जब लिख दूंगा 9, t की जगह वहां 9 लिख दूंगा, तो ये मेरे को क्या देगा, 0 से लेकर 9 तक का डिस्प्लेसमेंट। तो मैं क्या करूंगा, इस डिस्प्लेसमेंट में से ये वाला डिस्प्लेसमेंट सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये बच जाएगा। मेरे से बोला गया 15 सेकंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो मैं क्या करूंगा, 0 से लेकर 15 सेकंड तक के अंदर का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लूंगा। उसके लिए क्या करूंगा, t=15 सेकंड वहां सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो 0 से 15 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब क्या करूं, 14 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल लूं, तो t=14 सेकंड यहां रख दूंगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा और इस 15 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट में से ये 14 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो पर्टिकुलर 15 सेकंड का मेरे पास क्या जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब क्या है, अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर सेकंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट बताना है तो मैं क्या करूं, इस पर्टिकुलर सेकंड के अंदर मेरे को डिस्प्लेसमेंट बताना है तो क्या करूं, पहले 0 से लेकर इस सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लूं, फिर क्या करूं, इस सेकंड से एक कम सेकंड 10 को मैं 9 को 10-1 लिख सकता हूं, 14 को क्या कर सकता हूं, 15-1 लिख सकता हूं। तो मैं क्या करूं, पहले तो इस सेकंड के अंदर तक का डिस्प्लेसमेंट निकालूं, फिर क्या करूं, इससे एक कम सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालूं और फिर इस डिस्प्लेसमेंट में से इस डिस्प्लेसमेंट को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो अगर मेरे को क्या करना है, nth सेकंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट बताना है तो मैं क्या करूं, पहले क्या करूं, n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालूं, n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालने वाला t की जगह यहां n लिख दूंगा, तो n लिखते मेरे पास कहां से कहां तक आ जाएगा, 0 से लेकर n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, इसको मैंने sn लिख दिया, तो ये n सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब मेरे को पर्टिकुलर nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूं, इस n सेकंड से एक कम सेकंड तक में डिस्प्लेसमेंट निकालूं, तो अगर मैं यहां पर t=n-1 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मेरे को यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, n सेकंड के डिस्प्लेसमेंट में से इससे एक कम सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है वो क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास ये वाला क्या जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो अब थोड़ा आराम से देख लेते हैं। तो लेट अस सपोज अ पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज u। तो अपन क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल फाइंड आउट करते हैं इन n सेकंड। तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर ले। ये इक्वेशन आपको क्या देती है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल इन t सेकंड, t का मतलब 0 से लेकर t तक का, क्योंकि आपको याद होगा कि अपन ने बोला था ये u है, ये t=0 और आफ्टर t सेकंड यहां पर आ गया तो ये s क्या था, ut+12t²। तो ये t सेकंड के अंदर में आपको डिस्प्लेसमेंट देगा, तो t सेकंड के अंदर का मतलब 0 से लेकर t सेकंड तक के अंदर का आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। तो मैं क्या करूं, अगर मेरे को nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूं, n सेकंड में डिस्प्लेसमेंट देख लूं, फिर उससे एक कम सेकंड में डिस्प्लेसमेंट देख लूं और n सेकंड के डिस्प्लेसमेंट में से क्या कर दूं, उससे एक कम सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको माइनस कर दूं। तो देखना t=n पर यहां पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड by particle in n सेकेंड। ध्यान रखिए ड्यूरिंग द
मोशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो एस एन इक्वल टू इसको एस एन से रिप्रेजेंट कर दिया, यू टी, टी की जगह क्या राइट कर दो एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। तो ये यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब क्या करूं, इससे एक कम सेकंड, क्योंकि ये nth सेकंड कब स्टार्ट होगा, जब n-1 फिनिश होगा। अगर मेरे को 10th सेकंड में बताना है तो 10 कब स्टार्ट होगा, जब 10-1 बोले तो 9 फिनिश होगा। तो उससे एक कम सेकंड तक का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकाल लूं। तो ये n कब स्टार्ट होगा, जब n-1 फिनिश होगा। तो मैं क्या करूं, t इक्वल टू n-1 सेकंड के अंदर यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकालो, बोले तो 0 से लेकर n-1 तक का डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड बाय पार्टिकल इन n-1 सेकंड, तो वहां सब्स्टिट्यूट कर दूं, इसको sn-1 लिख देता हूं। क्या होगा, ut t की जगह कितना हो जाएगा n-1 प्लस हाफ a n-1 स्क्वायर। अगर आप देखना, अगर t n इक्वल टू 10 सेकंड है, n इक्वल टू 10 सेकंड है, तो ये क्या देगा, n की जगह 10, n की जगह 10, तो 0 से लेकर 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट देगा। ये 10 कब स्टार्ट होगा, जब 9 फिनिश होगा, बोले तो 10-1, तो 10-1 क्या होगा 9, तो n-1 क्या हो गया 9, n-1 क्या हो गया 9। तो एक तरह से ये क्या दे देगा मेरे को, 0 से लेकर 9 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो ये आ गया n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, ये आ गया n-1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। तो पर्टिकुलर nth सेकंड में वो n-1 पे तो यहां पर पहुंच गया था, और जब nवां सेकंड खत्म हुआ वो यहां से यहां पर आ गया। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकंड, इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, n सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया था उसमें से उससे एक कम सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया था उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो मैंने इसमें से इसको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो s nth इक्वल टू क्या हो गया, sn कहां गया भैया, ये रहा un प्लस हाफ a ns स्क्वायर, sn-1 ये रहा, ये बाहर माइनस है तो उसको ब्रैकेट में लिख देता हूं, u n-1 प्लस हाफ a n-1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो s nth क्या रहा, u इक्वल टू un प्लस हाफ a n स्क्वायर, ये माइनस है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज, तो माइनस u n-1 माइनस हाफ a n-1 स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर दो तो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, बचपन में पढ़ा था a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, कुछ समझ में आ गया होगा। तो s nth इक्वल टू un प्लस हाफ a n स्क्वायर, ओपन करेंगे तो माइनस u प्लस माइनस un प्लस u, और इसको भी ओपन करेंगे तो हाफ a n स्क्वायर माइनस a/2 माइनस माइनस प्लस a अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2n। तो जब मैंने इसको ओपन किया तो मेरे पास ये आया, देखिए कुछ कैंसिल हुआ क्या, हाँ un कैंसिल हो गया, अरे हाफ n स्क्वायर से भी कैंसिल हो गया। तो s nth इक्वल टू क्या आ गया, u, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, a/2, तो a/2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा -1 और यहाँ 2n, तो 2n पॉजिटिव है तो पहले लिख दिया और -1 बाद में है, -1 है तो उसको मैंने बाद में लिख दिया। तो s nth इक्वल टू क्या हो गया, u प्लस a/2 2n -1। तो ये वाला फॉर्मूला मेरे को क्या देगा, ये क्या है, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, तो ये वाला फॉर्मूला मेरे को क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकंड। तो अब आपसे बोला जाए फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल इन 20th सेकंड, तो अब आपको ऐसा नहीं है कि 20 सेकंड में पहले डिस्प्लेसमेंट निकालो, फिर 20 से एक कम सेकंड बोले तो 19 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालो, फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो। ये काम मैं कर चुका हूं और ये मेरे पास फॉर्मूला आ चुका है। तो मेरे से बोलता है 20th सेकंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट बताओ,
तो मैं n इक्वल टू 20 रख दूंगा, क्योंकि ये मेरे पास क्या है nth सेकेंड, तो अगर 20th आएगा तो n की वैल्यू कितनी होगी 20, तो n की वैल्यू 20 लिख दूंगा। तो मेरे यहाँ पर क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर 20th सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट आया, वो बोले कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल इन 5th सेकंड। तो अब मेरे को ये काम करने की जरूरत नहीं कि पहले 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालो, फिर 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालो, फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। ये काम मैं कर चुका हूं और मेरे पास फॉर्मूला आ गया है। तो बस यहाँ पर मैं n इक्वल टू 5 लिख दूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा कवर्ड बाय पार्टिकल इन 5th सेकंड। तो भैया डिस्प्लेसमेंट के दो फॉर्मूले हो गए। इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ध्यान रखना ये भी तभी लगेगा जब ड्यूरिंग द मोशन एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तभी जाकर ये इक्वेशन एप्लीकेबल है। और इन्हीं से ये आया है, तो ध्यान रखना ये तभी लगने वाला है और ये भी तभी लगने वाला है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो ये दोनों इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट देते हैं, ये तो देगा पर्टिकुलर उस सेकंड में और ये देगा 0 से लेकर उस सेकंड तक। मींस अगर मैं इस इक्वेशन में t की जगह 10 सेकंड लिखता हूं तो ये डिस्प्लेसमेंट आएगा 0 से लेकर 10 सेकंड में, और यहां पर अगर मैं n की जगह 10 लिखता हूं तो ये डिस्प्लेसमेंट आएगा 9 खत्म होने से लेकर 10 खत्म होने तक, बोले तो पर्टिकुलर 10 सेकंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो जब आपको किसी पर्टिकुलर सेकंड में डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो ये यूज करेंगे, और अगर आपको 0 से लेकर उस सेकंड तक में टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो ये यूज करेंगे। लेकिन ध्यान रखना ये दोनों तभी एप्लीकेबल है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, फिर कल आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।